आज हम पढ़ेंगे संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिस्पर्धा और आज हमारा जो टॉपिक है वो है संघर्ष। ये संघर्ष जो शब्द है ये एक मौलिक और सार्वभौमिक प्रक्रिया है, या हम इसको कहें कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये सभी जगह पर होता रहता है। अगर हम इसको छोटे तौर पे देखें तो हम अक्सर, आप लोगों ने अपने घर में ही सुना होगा कि आपके पिताजी या आपके दादाजी वे अक्सर ये कहते हैं कि हमने बहुत संघर्ष से पढ़ाई की, या हमने बहुत संघर्ष से तुमको पाला, या हमने बहुत संघर्ष से ये मकान बनाया, या हमने बहुत संघर्ष से ये व्यापार खड़ा किया। तो ये एक उनका इंडिविजुअल संघर्ष था जो कि वो उस स्थिति से निकल करके और एक आज अच्छी पोजीशन पर आ गए। अब चूँकि संघर्ष कभी कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देता है कि जिसमें जाति, धर्म, समुदाय, व्यक्ति, इनमें आपस में लड़ाई झगड़े, मतभेद और हिंसा हो जाती है, तो उसको हम बड़े पैमाने पर संघर्ष का नाम देते हैं। या हम ये कहें कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उस बाधा को दूर करने के लिए जब लोग एकजुट हो जाते हैं या व्यक्ति एक अपनी पूरी ताकत लगा करके उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है तो हम उसको संघर्ष कहते हैं। अब अनेक समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषा दी है। क्योंकि परिभाषाएं तो आपको वर्ड टू वर्ड याद करनी है, इसलिए आपको जो पसंद हो वो परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं। हम सारी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद या देखने के बाद में ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर दूसरों की इच्छा को बलपूर्वक रोकना ये संघर्ष कहलाता है। अर्थात व्यक्ति की कोई इच्छा हो और उस इच्छा की पूर्ति ना हो तो वो धीरे धीरे उस इच्छा को अपना लक्ष्य बना लेता है और उसके लिए उसको जो करना हो वो पूरी ताकत लगा करके और अपना कार्य में जुट जाता है, वो भी संघर्ष कहलाता है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जब भी कोई दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति अपने हितों की या स्वार्थ के लिए आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं, हिंसा पे उतर आते हैं, तो हम उसको संघर्ष का नाम दे सकते हैं। तो इसके अंदर दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दूसरी विशेषता हमको ये दिखाई देती है कि यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अर्थात ये एक पर्सनल प्रोसेस है जिसमें पूरा ध्यान सामने वाले के ऊपर लगा रहता है कि वो कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाए, क्योंकि जो भी व्यक्ति होगा या जो भी समूह होगा वो इस प्रोसेस से गुजरता ही है। वो अपने लक्ष्य को लेकर के ही चलता है कि उसको क्या काम करना है। फिर तीसरा कारण ये हम मान सकते हैं कि यह चेतन प्रक्रिया है। मतलब इसमें अवेयरनेस रहती है, कि कॉन्शियसनेस रहती है कि व्यक्ति सामने वाला क्या मूवमेंट करने वाला है और हम क्या काम करने वाले हैं। बिना किसी मूवमेंट के कोई भी संघर्ष होता नहीं है। इसलिए जब तक एक समूह दूसरे समूह के प्रति जागरूक नहीं होगा या उसको ये नहीं पता है कि वो हमारे साथ में किस प्रकार का व्यवहार करने वाला है, तब तक वो संघर्ष की स्थिति नहीं बनती है। परंतु जब ये पता हो कि वो सामने वाला हमारे साथ में या सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ में क्या व्यवहार करने वाला है, तब लड़ाई झगड़े ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि संघर्ष तक हो जाता है।
फिर चौथा कारण हमको ये दिखाई देता है कि ये जो प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि केवल आज के युग में ही दिखाई देती है। संघर्ष जैसी स्थिति हमें प्रत्येक युग में दिखाई देती है, चाहे हम महाभारत का काल ले लें, रामायण का ले लें, जो भी काल रहे हैं उस सभी युगों के अंदर वो स्थिति हमको दिखाई देती है। महाभारत का युद्ध भी हम कहें तो एक तरह से वो भी एक संघर्ष ही हुआ था। अब यहाँ पर व्यक्ति समूह के जो अब स्वार्थ हैं वो आपस में टकराने लगते हैं। व्यक्ति अपनी बात को कटने नहीं देना चाहता है, अपनी विचारधाराओं को कभी कटने नहीं देना चाहता है, भले ही उसका सिर कट जाए, उसकी टांग कट जाए, उसके हाथ कट जाए। तो ये संघर्ष की स्थिति के अंदर कई बार खूनी संघर्ष भी हमको दिखाई देते हैं। पांचवा कारण हमको ये दिखाई देता है कि ये रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम देखते हैं प्रोग्रेस या उन्नति जो निरंतर चलती रहती है, संघर्ष के अंदर सिचुएशन बनती है तब संघर्ष की स्थिति बनती है। ये कंटिन्यूअस नहीं होती है, ये कभी कभी होती है। कंटिन्यूअस तो केवल प्रोग्रेस होती है, संघर्ष जैसी स्थिति हमेशा थोड़े थोड़े समय बाद होती है, या कोई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है समूह में, समाज में, व्यक्तियों के बीच में कि वो संघर्ष करना पड़ता है या संघर्ष हो जाता है। इसके बाद में आता है संघर्ष के स्वरूप। फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कितने प्रकार के स्वरूप होते हैं। तो समाजशास्त्री गिलिन एवं गिलिन ने संघर्ष के बारे में ये बताने की कोशिश की है कि संघर्ष वैयक्तिक होता है। व्यक्ति के इंडिविजुअल संघर्ष कह सकते हैं। ये इस प्रकार के संघर्ष होते हैं जो कि प्रायः व्यक्ति जमीन, जायदाद, धन, स्त्री, बच्चे आदि के कारण इस प्रकार के संघर्ष हमको देखने को मिलते हैं। और दूसरा होता है प्रजातीय। इस प्रकार के जो संघर्ष होते हैं ये पूरे विश्व में हमको दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें श्वेत अश्वेत, इस प्रकार से हमको ये प्रजाति संघर्ष भी दिखाई देते हैं। तीसरा होता है राजनीतिक संघर्ष। ये हमें प्रत्येक चुनाव के अंतर्गत देखने को मिलता है। जब नेताओं के द्वारा चुनाव लड़ा जाता है तब आमने सामने की पार्टी के नेता एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, परंतु वोट के लिए वो आपस में मारपीट भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, हत्या भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं। ये सारे संघर्ष राजनीतिक संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है वर्ग संघर्ष।
ये हम लोगों को पता है कि जब से हमारे यहाँ पर उद्योगों की या इंडस्ट्री की स्थापना हुई है तो हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति हुई है। और औद्योगिक क्रांति अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो उसके अंदर भी हमें पता है कि जो उद्योगपति होते हैं वो मजदूरों को का किस प्रकार से शोषण करते हैं। तो हमेशा उद्योगपति और मजदूरों के बीच में संघर्ष जैसी स्थिति चलती रहती है, क्योंकि जो प्रॉफिट उद्योगपति को होता है उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही मजदूरों को मिलता है, बाकी तो उनका जो श्रम होता है उसका वो पूरा उपयोग कर लेते हैं। तो इसको हम औद्योगिक क्रांति के अंदर हमने पढ़ा है और वर्ग संघर्ष इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष। ये स्थिति सदैव बनी ही रहती है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये वाली स्थिति हमको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हर इस देश जो है वो अपने आप को सुपर मानता है। अब जैसे मान लो अभी भारत और पाकिस्तान का हम कहते हैं, भारत और पाक, इसमें हमेशा संघर्ष चलता ही रहता है। भारत, चीन, ईरान, इराक, तो ये जो अमेरिका, ईरान, ये जितने भी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी संघर्ष होते हैं ये इंडिविजुअल भी होते हैं और ये बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हमको दिखाई देते हैं। गिलिन और गिलिन के बाद में अब मैकाइवर पेज ने 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। इन्होंने 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। पहला है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष जो डायरेक्ट होता है वो बिल्कुल आमने सामने का होता है। व्यक्ति अपने पड़ोसी को जानता है, व्यक्ति अपने रिश्तेदारों को जानता है, व्यक्ति अपने कलीग को जानता है। तो ये जो होते हैं ये आमने सामने के संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। मान लो कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है और किसी से टकरा जाता है तो यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। तो और उस लड़ाई झगड़े के अंदर हो सकता है कि कोई आपस में गुट भी बन जाए और फिर ज़्यादा बड़ी संघर्ष की स्थिति भी बन जाती है, और या फिर ये हो सकता है कि वो आपस में टकराने के बाद लड़ाई झगड़े हों और वो चले भी जाएं। कभी कभी ये स्थितियां समूह के अंदर भी हो जाती है। एक समूह दूसरे समूह को अच्छे से जानता है तो भी वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वो समूह को पूरी तरह से जानता है कि ये कहाँ का है, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। तो वो एक पूरा ग्रुप, एक समूह दूसरे समूह से संघर्ष करता है, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, तो वो स्थिति प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आती है। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, जिसमें कि व्यक्ति जानता नहीं है कि वो किससे लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करते हैं पाकिस्तान की, चूँकि हमारे यहाँ से जो नेता लोग हैं उनके अलावा तो कोई पाकिस्तान जाता नहीं है और ना ही उनकी सेनाओं से किसी ने देखा है, परंतु एक मन में पाकिस्तान के प्रति जो घृणा है, जो अविश्वास है, जो शत्रुता की भावना है, वो अप्रत्यक्ष के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद में किंग्सले डेविस ने भी 2 प्रकार के संघर्ष के बारे में बताया है। इन्होंने बताया है कि 2 प्रकार के संघर्ष में पहला है आंशिक संघर्ष और दूसरा है पूर्ण संघर्ष।
जो आंशिक संघर्ष होता है उसके अंदर छोटी सी बात के ऊपर वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है, और इस कंडीशन के अंदर अगर वाद विवाद होता है, लड़ाई भी होती है, तो वो 1-2 दिन रहती है और उसके बाद में समझौते वाली स्थिति बन जाती है। तो इसको हम आंशिक संघर्ष भी कह सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी ऑफिस के अंदर बॉस से हो जाता है, या कलीग से हो जाता है, या आपस में 2 दोस्तों के मध्य हो जाता है, या परिवार के अंदर बड़े छोटे सदस्यों के बीच में हो जाता है। तो ये जो विवाद होता है वो आंशिक विवाद के अंतर्गत आता है, जिसको कि समझौते का रूप दे सकते हैं। इसके अंदर 2 जातियों के अंदर भी हो सकता है, 2 धर्मों के अंदर भी हो सकता है, पर यहाँ पर समझौते की गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी। पर आंशिक संघर्ष के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये स्थिति हमको ज़्यादा समझौतावादी दिखाई देती है। उसके बाद दूसरा है पूर्ण संघर्ष। ये स्थिति, इसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता है, और इसके अलावा समझौता नहीं होने के अलावा शारीरिक कष्ट भी इसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी संघर्ष होते हैं वो तलवारों के द्वारा, बंदूकों के द्वारा, चाकुओं के द्वारा, ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले संघर्ष के अंतर्गत आता है। इसमें किसी प्रकार की कोई बीच का रास्ता या मध्यम रास्ता नहीं होता है। इसके बाद है संघर्ष के परिणाम। ये परिणाम भी गिलिन और गिलिन ने ही बताए हैं कि क्या संघर्ष के रिजल्ट निकल सकते हैं। अगर हम ये देखते हैं तो पहला परिणाम हमको दिखाई देता है कि अंतः समूह के अंदर बिल्कुल दृढ़ता बनी रहती है। ये गिलिन ने बताए थे। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये जो संबंध होते हैं, ये किसी के अंदर भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो 2 समूह हैं, चाहे वो छात्रों का हो, छात्र समूह, श्रमिक समूह। ये जो समूह होते हैं इनमें इतनी सॉलिडनेस होती है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये, कि इनकी बाउंडिंग बहुत ही मजबूत होती है। या फिर हम ये कहें जैसे जाति का समूह, उदाहरण के लिए या 2 देशों के बीच में मान लो कि कोई गेम होता है या क्रिकेट का मैच होता है। हमने अक्सर देखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट का मैच होता है, तो उसमें हमारी पूरी ताकतें रहती कि हिंदुस्तान जीत जाए। तो उसके अंदर 2 गुट बन जाते हैं, एक हिंदुस्तान को जिताने वाला, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पाकिस्तान के जीतने पे खुशी मनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुछ ऐसी स्थितियाँ, कुछ ऐसी पोजीशन बन जाती है कि उसमें भी कभी कभी संघर्ष जैसी स्थिति हमको देखने को मिलती है। वो हमको सामने रिजल्ट दिखाई देते हैं। दूसरा है समूह दृढ़ता में कमी। जितने भी समूह होते हैं समाज के अंदर, उनमें यदि विरोध बढ़ जाता है और वो छोटे छोटे और टुकड़ों में बन जाते हैं, छोटे छोटे इकाइयों में बढ़ जाते हैं, तब फिर ज़्यादा संघर्ष वाली स्थिति हमको दिखाई देने लगती है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लीजिए कि रोजगार के लिए अगर छात्र आंदोलन करते हैं या अपनी कोई मांग मनवाने के लिए आंदोलन करते हैं, तो उनको रोकने के लिए पुलिस दूसरा एक बल लेकर के आ जाती है। या श्रमिक लोग किसी प्रकार की मांग करते हैं तो उनको रोकने के लिए पुलिस आती है। या हमारे देश के अंदर जो एक पूरा का पूरा समाज, पूरा का पूरा एक ये समाज चाहता था कि उस परिस्थिति से बाहर निकले या उस प्रकार के लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। तो ये जो संघर्ष किया लोगों ने,
वो एक प्रकार से नॉन वायलेंस था, इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी। जैसे हम देखते हैं कि निर्भया कांड हुआ था, उसमें पूरे देश के अंदर लोगों ने अलग अलग जगह पर इस बात के लिए संघर्ष किया था कि उस बच्ची को न्याय मिले। तो ये जो संघर्ष होता है, इसमें समूहों के अंदर एक दृढ़ता बनी रहती है, एक बॉन्डिंग होती है कि वो अपने उस कार्य को, अपनी उस इच्छा को पूरी करवाएं। उसके बाद आता है नंबर 3, व्यक्तित्व में बदलाव। व्यक्तित्व में परिवर्तन। जो व्यक्ति अधिक संघर्ष करता है और वो संघर्षरत व्यक्ति को यदि सहयोग प्राप्त नहीं होता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। या हम ये कहें कि 2 तरह के व्यक्ति हो सकते हैं समाज के अंदर। एक व्यक्ति जिसको कि जो गरीब है और उसको सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई, परंतु उसने मजदूरी करी या कहीं पर दुकान पर काम किया और अपनी पढ़ाई पूरी करी और वो किसी अच्छी पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाता है। तो वो जो संघर्ष करके अच्छी पोस्ट पे पहुंचता है तो वो जानता है कि यहाँ तक पहुँचने में मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो दूसरों की मदद करने को भी हमेशा तैयार रहता है। इसके विपरीत अगर हम देखते हैं कि एक बच्चा है जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उसको कोई दूसरे लोग गलत रास्ते पर ले जाते हैं, वो चोरी करने लग जाता है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर के खून खराबा करने लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बनता है वो समाज विरोधी हो जाता है और वो भी समाज के प्रति उसके मन में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो दोनों परिस्थिति में व्यक्ति संघर्ष करता है और दोनों का व्यक्तित्व हमको अलग अलग दिखाई देता है। चौथा पॉइंट आता है आर्थिक हानि। हम अक्सर देखते हैं कि संघर्ष का जो भी परिणाम होता है उससे सदैव हानि ही उत्पन्न होती, क्योंकि संघर्ष करने वाले व्यक्ति हमेशा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते ही रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अगर अपनी बात को मनवाना चाहते हैं तो इस प्रकार हम तोड़फोड़ करेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी या व्यक्ति हमारी बात सुनेगा। जब हमने दिल्ली के अंदर देखा था, अक्सर वहाँ पर लड़ाई झगड़े संघर्ष, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि लोगों की गाड़ियाँ जला दी गई थी। तो ये सारे संघर्ष के अंतर्गत होता है, तो जिसमें समाज को भी हानि होती है, व्यक्ति की भी हानि होती है और सब तरफ लोगों में एक भय बना रहता है। इसके बाद है महत्व। वैसे तो संघर्ष का क्या महत्व हो सकता है, पर फिर भी समाजशास्त्री कहते हैं कि संघर्ष के बाद में जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका भी कुछ इम्पोर्टेंस होता है। तो ये जो संघर्ष है ये एक सोशल प्रोसेस है या ये एक सामाजिक घटना है जो कि हमेशा तो नहीं चलती है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, जब समाज के अंदर बहुत ज़्यादा शोषण बढ़ जाता है, चाहे वो श्रमिकों का हो, चाहे वो स्त्रियों का हो या समाज के अंदर कमज़ोर वर्ग का हो, तब संघर्ष जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये संघर्ष भी बहुत धीरे धीरे बीज से पेड़ का रूप ले सकता है। तीसरा कारण हम ये मानते हैं कि जब भी संघर्ष होता है तो समाज के अंदर परिवर्तन लेकर के आता है। कुछ संघर्ष जो कि नॉन वायलेंस होते हैं, जिसके अंदर की किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं होती हैं, जो शांत रूप से और आंदोलन करते हैं, वो समाज के अंदर निश्चित रूप से वो संघर्ष परिवर्तन लेकर के आते हैं। और चौथा कारण हम ये मान सकते हैं एकता। कुछ विशेष समूहों के अंदर यूनिटी बढ़ जाती है, कुछ विशेष समुदाय, कुछ प्रजाति, कुछ जातियों के अंदर
एकता वाली बात हमको दिखाई देने लगती है संघर्ष की परिस्थिति के समय। तो ये हमने देखा कि ये संघर्ष की क्या परिभाषा थी, क्या इसका विशेषताएं, क्या महत्व, क्या प्रकार। ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा अकेला नहीं आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये क्वेश्चन के साथ में या तो प्रतिस्पर्धा का प्रश्न पूछा जाता है या फिर इसको शॉर्ट नोट के अंदर 1, 2, 3 करके भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच में क्या अंतर है। क्योंकि हम पहले के वीडियो में प्रतिस्पर्धा के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो प्रतिस्पर्धा जो है वो अचेतन प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि उसके साथ में जो परीक्षा देने वाला व्यक्ति है वो कहाँ से, किस जगह से, कौन से गांव से, कौन से शहर से और कौन से स्टेट से आया है। ये प्रक्रिया अचेतन प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, जबकि संघर्ष में चेतन होता है। इसमें व्यक्ति जानता है कि वो किससे लड़ाई झगड़े कर रहा है। दूसरा, ये अवैयक्तिक प्रक्रिया होती है और ये होती है वैयक्तिक। ये समूह समूह को जानता है, व्यक्ति व्यक्ति को जानता है कि किसके साथ में उसका संघर्ष हो रहा है। नंबर 3, प्रतिस्पर्धा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज के अंदर हर दिन हर समय प्रतिस्पर्धा चलती है, चाहे व्यापार हो, चाहे धर्म हो, चाहे राजनीति हो, सभी जगह पर, चाहे वो शिक्षा में हो, कहीं भी किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल का दूसरे हॉस्पिटल से कंपटीशन, ये चलने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलती है, जब भी समाज के अंदर उन्नति भी होती है। जबकि संघर्ष के अंदर जो प्रक्रिया है ये रुक रुक करके चलती है। और इससे कोई लाभ भी नहीं होता है। ये प्रतिस्पर्धा हमेशा रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलती है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, चाहे व्यापार हो, सभी को अपने नियम के अनुसार ही काम करना पड़ता है, जबकि ये नियम के अनुसार नहीं चलती है। प्रतिस्पर्धा में समाज को हमेशा लाभ होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सिलेक्ट होकर के आता है वो क्वालिटी का व्यक्ति होता है। जो वस्तु व्यापार के द्वारा आप तक और हम तक पहुंचती है वो क्वालिटी की वस्तु होती है। तो इसके अंदर हमेशा हमको लाभ जैसी स्थिति प्राप्त होती है, जबकि संघर्ष में हानि ही होती है, तोड़फोड़ होता है, एक दूसरे को मार काट होती है, आपस में समूह एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमको संपत्ति के अंदर भी हानि देखने को मिलती है। प्रतिस्पर्धा के अंदर व्यक्ति की मेहनत और उसका श्रम का महत्व है। वो कितनी मेहनत कर रहा है, जितनी मेहनत करता है उतना उसको फल प्राप्त होता है। अच्छी पढ़ाई करता है तो अच्छे स्कोर लाएगा तो अच्छी पोस्ट पे जाता है, कम स्कोर लेकर के आता है तो नीचे की पोस्ट पे जाता है। जबकि संघर्ष के अंदर यहाँ पर हमेशा नुकसान ही होता है, यहाँ श्रम का कोई महत्व नहीं है। तो ये चीज़ें हमने इन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के अंदर अंतर में हमने देखी है।